गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वाओ आईएएस। चलिए आज की मेजर हेडलाइंस और एडिटोरियल कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ये न्यूज देख लेते हैं। यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशिया हेल्ड टेरिटरी। ठीक है, इंडिया यूक्रेन वॉर बहुत समय से चल रही है, इसको कवर करने की जरूरत नहीं। बस यहाँ पर दो मैप एक्सरसाइजेस देख लीजिए। एक खार्किव करके रीजन है जो वापस से एक्वायर कर लिया यूक्रेन ने, दूसरा एक है लुहांस्क रीजन। ठीक है, ये दो चीजें हैं। लुहांस्क रीजन पूछ सकता है कि कहाँ पर। ठीक है, चलिए आज की वन ऑफ द मेजर न्यूज जो है वो ये रहेगी। अरुणाचल विलेजर्स फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट। रेसिडेंट्स ऑफ न्यूकमादोंग विलेज से बीआरओ डिस्ट्रॉयड मोर देन 80% ऑफ सेक्रेट फॉरेस्ट विथ इम्प्यूनिटी। अब इस इशू को समझ लेते हैं। सबसे पहले न्यूकमादोंग जो है ये एक वेस्ट कमांड डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, वहां पर है। अब ये इशू चालू क्यों हुआ? देखिए, एक सेला पास है। ठीक है, सेला पास जो है तवांग रीजन जो है उसको कनेक्ट करता है। और तवांग रीजन बेसिकली जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस पे डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस उनमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेला पास है यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है ये न्यूकमादोंग। ठीक है, अब जो ये सेला पास है इसके लिए एक और नया टनल बना करके ना कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं इसकी। ठीक है, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए ये सब चीजें की जा रही है जिससे कि हमारा जो रीच है टुवर्ड्स तवांग वो बढ़ सके। ठीक है, अब और किस लिए जाना जाता है न्यूकमादोंग? न्यूकमादोंग इज नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्टाइल वॉर मेमोरियल्स। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुद्धिस्ट स्टाइल वॉर मेमोरियल्स। ठीक है, ये कौन सी वॉर की बात कर रहे हैं? 1962 इंडो साइनो वॉर जो हुई थी उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इश्यूज क्या हुए हैं कि जब ये वहां पर जो है टनल बनाने की बात हुई, यहाँ से जो आपका बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। तो इन्होंने कई सारे पेड़ काट दिए हैं। तो जो वहां के लोकल है उनका ये कहना है कि 80% जो है सेक्रेट फॉरेस्ट, फिर से बोलूंगा सेक्रेट फॉरेस्ट, सेक्रेट फॉरेस्ट जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और काफी सारे जो है हेरिटेज ट्रीज ये भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो यहाँ पर दो चीज हमारे काम की है, सेक्रेट फॉरेस्ट क्या होते हैं और हेरिटेज ट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, देखिए हेरिटेज ट्रीज क्या होते हैं। Under the proposed amendment, a tree with an estimated age of 50 years or more shall be identified as heritage tree। मतलब जो जिस भी ट्री की एज जो 50 ईयर्स से ज्यादा है उसको हेरिटेज ट्री बोल सकते हैं अपन। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और थी काम की, शायद ऊपर होगी, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं। few important criteria for considering a tree as a heritage tree क्या क्या है? साइज, शेप, rarity, एस्थेटिकल, हिस्टोरिकल वैल्यू, एसोसिएशन विथ हिस्टोरिक पर्सन, प्लेस और इवन मिथ्स। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरियाज मिलके कि 50 साल से ज्यादा बूढ़ा होना चाहिए ट्री और ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसको अपन हेरिटेज ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है सेक्रेट फॉरेस्ट। सेक्रेट फॉरेस्ट या सेक्रेट ग्रूव्स बोलते हैं उसको। देखिए, सेक्रेट ग्रूव्स आर कम्युनली protected forest that usually have a significant religious connotation for the protecting community. A sacred group is also called sacred forest, comprises patches of natural vegetation from few trees to several acres. The space of these sacred groves are protected by local communities because of their religious beliefs and traditional rituals that run through several generations। बेसिकली होता क्या है, ये वैसे जंगल के पैचेस होते हैं जिसको लोकल कम्युनिटी पूजती है कि यहाँ पर उनके देवी देवता रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज हम समझते हैं कि ये जो भी चीजें हो रही हैं, जो नया एक रूल आया है न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 उसके अंदर होती है। तो ये जो न्यू रूल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, ये क्या कहता है कि जो आपका अप्रूवल है फॉरेस्ट को जो डाइवर्ट करेंगे, कैसा, नॉन फॉरेस्ट्री यूज के लिए और ब्रेकिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, उसका फाइनल से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज को होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वर्क के लिए अगर काम करना है, तो अगर किसी फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना है तो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उसका फाइनल से होगा उसमें। ठीक है, ये एनेबलिंग प्रोविजन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के, बाकी किसी से रिलेटेड नहीं है ये। एक और चीज पढ़ लेते हैं कि जब फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना होगा रोड प्रोजेक्ट्स के लिए तो क्या होगा। ठीक है, ये जो नया न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल जो है उसके अंदर है कि एक रीजनल एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। ऑल लीनियर प्रोजेक्ट्स, railways, highways, etc. projects involving forest land up to 40 acres and those that have projected a use of forest land having a canopy density up to 0.7 irrespective of their extent for the purpose of survey shall be examined
इन द इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे प्रॉब्लम क्या है, हमने हेरिटेज ट्री और सीक्रेट फॉरेस्ट समझ लिया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ के जो लोकल है इनका ये कहना है कि जो है इस तरीके का डिस्ट्रक्शन हो रहा था फॉरेस्ट का और हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, ना गवर्नमेंट सुन रही है ना पॉलिटिकल पार्टी सुन रही है। ठीक है, और ये अकेला एरिया नहीं जो अफेक्टेड है, यहाँ पर देखिए बाकी एरियाज के भी नाम दिए हुए हैं, ग्यांद्रा, ब्रंगसा, हाफ तागमू। ठीक है, ये सारे एरियाज के नाम दिए हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर, ये जो डिस्ट्रॉयड एरिया है इसको जो आपका WWF है उसने कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया था बिकॉज ऑफ इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। और ये जो एरिया है दैट इज ट्रेडिशनल ग्राउंड फॉर रेड पांडा जो कि रेड लिस्ट में है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज कही गई है कि जो पीहू है, पीहू क्या है, आप पीहू एक ट्रेडिशनल होली साइट है इनकी लोकल्स की, वो इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, और जब ये डिफॉरेस्टेशन शुरू हुआ है उसके पहले लोकल कम्युनिटी से कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ है, दैट इज देयर ग्रीवांस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए दो न्यूज है, एक तो मोदी टू अटेंड एससीओ मीटिंग विथ जी एंड पुतिन। एससीओ से रिलेटेड हम सारी बातें कर लिए हैं कि एससीओ क्या है, प्लस जो आपका ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, उज्बेकिस्तान का जो है मैप एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उज्बेकिस्तान में समरकंद में होने वाला है एससीओ का मीट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं विच आर नॉट ओल्डर देन 1 वीक, तो इसलिए मैं दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज यही है कि फूड प्राइस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि हमने एक एडिटोरियल कवर किया है रिसेंटली जिसमें मैडम फिनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग से कुछ भी नहीं होगा, हमें जो है जॉब्स प्रोवाइड करने चाहिए, प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसमें हमने सीपीआई इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कवर किया था, तो वो चीजें में दोबारा कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट मोर देन 1 वीक ओल्ड। ठीक है, अब हम सिचुएशन समझते हैं। देखिए जुलाई में काफी समय के बाद जो है इन्फ्लेशन कम हुआ, अराउंड जो है 6.7 हो गया था, जो कि अभी भी ज्यादा है, जो हमारा टारगेट है 4 to 6%, लेकिन फिर भी कम हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो अगस्त में फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और ये कैसे माना जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज कर्व ऑन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रेड ऑफ फूड आइटम्स, मतलब कर्व जो है लगा रही गवर्नमेंट, ये उसको भी लग रहा है कि शायद बढ़ सकता है इसलिए। ठीक है, अब क्या है कि देखिए फूड का प्राइस बढ़ेगा, फूड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो सीपीआई कंबाइंड रूरल प्लस अर्बन को बोलते हैं, जिसका डेटा एनएसओ देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, उसमें 45% जो शेयर है उसके कैलकुलेशन में वो फूड का है, तो मतलब सीपीआई कंबाइंड बढ़ेगा। सीपीआई कंबाइंड बढ़ेगा तो सीपीआई कंबाइंड के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपने रेट्स डिसाइड करती है, तो वहां पर जो है इन्फ्लेशन कर्व के लिए जो है रेट्स बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई लिंकिंग। अब आगे देखते हैं कि अब यार ऐसा क्या होगा एक महीने में कि ना इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा। तो इसके रीजन समझते हैं। पहला रीजन है जो मॉनसून है वो बहुत अनइवनली प्रोग्रेस कर रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, अब देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जुलाई में जितना इन्फ्लेशन था अगस्त में उससे कम था इन्फ्लेशन, तो जुलाई में था 5.6, अगस्त में था 5.3। अब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ओवरऑल गैप जो है वो ज्यादा दिखेगा, तो ओवरऑल जो आपका उस बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। रिसेंटली जीएसटी में अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसमें अनब्रांडेड और प्री पैक्ड फूड आइटम्स जो है, ठीक है, अनब्रांडेड मतलब कि भाई आपने जो है एक लिमिटेड उसका जो है पार्सल जो है पैक करके बेचना है, कोई ब्रांड नहीं है उसका, फिर भी उस पे जो है जीएसटी लगा दिया गया। पहले ही एग्जम्प्टेड थे, मतलब इन पे कोई जीएसटी नहीं लगता था। जीएसटी कब से लगा है इस पे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 18 जुलाई से, तो जुलाई में तो सिर्फ 12 दिन ही थे, लेकिन अगस्त का पूरा मंथ उसमें कैलकुलेट होगा जिसमें कि ये जीएसटी लगा है, तो इसकी वजह से ऑब्वियस बात है कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एक और रीजन है कि रूपी जो है बहुत वोलेटाइल चल रहा है। रूपी क्यों वोलेटाइल चल रहा है, बहुत सारे रीजन है इसके। आपका यूएस यूक्रेन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से फूड है, आपकी एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस वो हो रहा है,
एक ये रीजन है। फिर आपका यूएस में जो है पॉलिसी चेंजेस वगैरह आ रहे हैं उनकी, वो भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आखिरी पेज पे चलते हैं, दैट इज एडिटोरियल। ठीक है, हाँ, अब देखिए ये वाला, दिस वॉज चिलेज डिजास्टर इन द मेकिंग, ये हमने कल भी पढ़ा, सॉरी कल नहीं पढ़ा था, परसों पढ़ा था। चिले में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रेफरेंडम हुआ था वो रिजेक्ट कर दिया पब्लिक ने कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं, दोबारा बनाओ। ठीक है, उसके अलावा इस आर्टिकल में हमारे लिए कुछ भी प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रिलीफ एट लास्ट, ये एक्चुअली जो कप्पन का केस हमने पढ़ा था, सिद्दीकी कप्पन का, जो केरला के एक जर्नलिस्ट थे, उसके ऊपर है ये। ठीक है, तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें नहीं, मेजोरिटी चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था, इन पे यूएपीए एक्ट लगाया था। यूएपीए क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अब क्यों लगाया था इसको, बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि बेल ना मिले आदमी को। ठीक है, अब इनको जो है केस क्या बनाया इन पे, ये जो था हाथरस जो केस था गैंगरेप का, उसको कवर करने जा रहे थे। और बेसिकली ये जो थे ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब ये जा रहे थे वहां पर तो इनको अरेस्ट कर लिया यूएपीए के अंदर, ये बोल करके कि एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कर रहा है। और इनके पास पैम्पलेट्स मिले हैं। पैम्पलेट्स में क्या मिला, जस्टिस फॉर द विक्टिम एक था, दूसरा था कि इंग्लिश में लिटरेचर मिला है। इंग्लिश में लिटरेचर क्या मिला है, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये उस टाइम पे जो है यूएस में एक इशू चल रहा था, उसका मटेरियल मिला है। उसके बेसिस में जो है इनको पकड़ लिया और इन पे यूएपीए लगा लिया कि भैया ये तो टेररिज्म फैला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एससी की अप्रोच क्या थी, एससी की अप्रोच थी कि अगर इनको लोकल लोगों को भड़काना होगा तो ये इंग्लिश में जो है लिटरेचर लेकर के क्यों घूमेंगे, एंड दैट टू ऑफ ब्लैक लाइफ मैटर्स। उसका क्या लेना देना है पर्टिकुलर सिचुएशन से, या इवन दो इंडिया से क्या लेना देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 43D(5) of the UAPA to deny bail. The provision contains a legal bar on granting bail if the court is of the opinion that there are reasonable grounds to believe that the accusation against those held is prima facie true. मतलब अगर कोर्ट के लगता हाँ शायद सही हो सकता है तो भी मतलब कि उसको बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, a 2019 judgment forbids a detailed analysis of the evidence at the bail stage. bail stage में मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, अगर प्राइमा फेसिया लग रहा है कि हाँ ये आरोपी हो सकता है तो उसको जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, उसी मंशा से जो है ये लगाया जाता है यूएपीए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात करते हैं, तो क्यों बेल मिल गई वो बता दिया मैंने आपको कि कोई रेलिवेंस शो नहीं कर पा रहे थे कि पैम्फलेट जो जस्टिस फॉर विक्टिम में क्या गलती है और ब्लैक लाइफ मैटर्स के जो लिटरेचर में है उसका क्या लेना देना था पर्टिकुलर इशू से। अब यहाँ पर दो फॉलोआउट्स हैं। एक तो जो पुलिस है वो बिना सोचे समझे इस तरीके के जो यूपीए जैसे एक्ट्स हैं वो इन्वोक कर देती है किसी के भी ऊपर। ठीक है, इट कर्ब्स द डेमोक्रेसी, इट कर्ब्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जुडिशरी की क्या गलती है, जुडिशरी ने लगभग 2 साल ले लिए इस केस को सुनने में, और हो सकता है कि ये आरोपी जो है इसकी कोई गलती ना हो और ये 2 साल तक जेल में था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है नोज डोज के ऊपर है। नोज डोज के ऊपर क्या है कि रिसेंटली जो है किसने किसने मिलकर के आपका भारत बायोटेक और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने मिलकर के एक नेजल वैक्सीन बनाई है। किस चीज के लिए, कोविड के लिए। ठीक है, ये क्विकर कवरेज के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अभी एट प्रेजेंट जो है इसको इमरजेंसी के लिए ऑथराइजेशन मिला है। ठीक है, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए। ठीक है, और 18+ से ऊपर के लोग ही इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रॉमिस क्या है या इसके फायदे क्या है, प्रिवेंटिंग फर्दर ट्रांसमिशन बाय काउंटरिंग इट एट द साइट ऑफ वायरल एंट्री टू द बॉडी। ठीक है, while in theory the nasal vaccine ensure that virus is stopped from binding with host cell at the very point of entry into the human body, there is very little evidence of the working of COVID-19 scenario among humans। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जहां से वायरस अंदर जा रहा है वहीं पर उसको रोक दिया जाता है, वो ह्यूमन सेल से जो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और बातें कही हैं कि अभी जो है जो इसके ट्रायल्स हुए हैं इसके रिजल्ट जो है पब्लिक नहीं किए गए हैं, तो वो पब्लिक किए गए। ठीक है, इस न्यूज में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है।
अब एक और चीज देख लेते हैं, ये फाइनल न्यूज है आज की हमारी जो आज हम कवर करेंगे। इंडिया बांग्लादेश टाइज अ मॉडल बायलैटरल कोऑपरेशन। अब देखिए इंडिया बायलैटरल टाइज क्यों अभी बता रहा है ये, क्योंकि रिसेंटली शेख हसीना जो थी वो इंडिया आई थी। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, फादर ऑफ द नेशन है जो बांग्लादेश के, गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस है बांग्लादेश की, और 50 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये जो उनकी विजिट थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब देखिए अभी रिसेंट एरा में जो था, हमने जो काफी सारे लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज थे बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जैसे कि लैंड एंड मैरिटाइम बाउंड्री इश्यूज, वो सारे रिजॉल्व कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या बची हैं, 4 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इस आर्टिकल में बताई गई है। पहली क्या है कि 1 मिलियन रोहिंग्यास जो है वो बांग्लादेश में रह रहे हैं। रोहिंग्यास कहाँ के, म्यांमार के हैं। जब वहां पर उनका एक्सोडस होने लगा था, मतलब उनको मारा जाने लगा था म्यांमार में, तो ये भाग करके बांग्लादेश आ गए। अब बांग्लादेश ये चाहता है कि इंडिया जो बड़ी कंट्री वो ऐसा करे कि ये जो लगभग 11 लाख रोहिंग्यास है इनको इंडिया रख ले अपने पास। तो इंडिया ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा करो हम तुमको खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तुम अपने पास रखो, बाकी अपन बायलैटरल टॉक्स करेंगे म्यांमार से कि वापस ले आना। ठीक है, पहला इशू तो ये रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा था तीस्ता वाटर इशू। अब तीस्ता वाटर इशू को देखिए डिटेल में कवर किया लास्ट वीक में, वाटर डिस्प्यूट मैपिंग एक्सरसाइज सब कुछ कर रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस वो जरूर देख लें। अब तीसरा वाटर इशू तो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि ममता जो है, ममता बनर्जी जी जो है, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो अड़ी हुई है इशू को लेकर के ना। तो जब तक इंडिया इंटरनली इस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, बांग्लादेश के साथ कैसे रिजॉल्व करेगा, इसलिए तीसरा रिवर वाटर इशू जो है स्टक हुआ पड़ा है 2011 से। अब ये तो नहीं हो पा रहा था, क्या किया जाए, तो इंडिया ने क्या किया, कुशियारा ट्रीटी कर ली। कुशियारा रिवर भी जो है उसको डिटेल में कवर किया है प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज चेक कर लीजिएगा। एक वीक से ज्यादा ओल्ड नहीं है वीडियोस, इसलिए अभी दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ। एक और ट्रीटी की हमने, इंटरिम ट्रीटी की, किस रिवर के साथ, फेन रिवर के साथ। इस आर्टिकल में नहीं मेंशन है लेकिन हमने पढ़ रखा है। ठीक है, फेन रिवर को भी डिटेल में कवर किया है, प्लीज गो एंड चेक द ओल्डर वीडियोस। ये सारे इश्यूज हमने रिजॉल्व किए कि चलो तीसरा नहीं हो पा रहा तो ये कर लेते हैं। और उसके अलावा 54 रिवर्स हैं हमारी कॉमन, जिन पे हमको वाटर मैनेजमेंट पे जो है डील करनी है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इश्यू जो इन्होंने कवर किया, इंडिया इज स्केप्टिकल अबाउट ढाका बीजिंग रिलेशनशिप। मतलब इंडिया नहीं चाहता कि कोई भी चाइना के साथ उसका जो बॉर्डर नेशन है वो ज्यादा घुले मिले। ठीक है, अब चौथा इशू क्या है, माइनॉरिटीज का। शेख हसीना जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर भी हिंदू माइनॉरिटीज है, लेकिन अगर कभी भी कोई भी माइनॉरिटी के खिलाफ इशू क्रिएट होता है तो उसको बहुत हैवी हैंड से रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा शायद नहीं हो रहा है। तो उनका एक कंसर्न था, जो माइनॉरिटीज बेसिकली दे आर कंसर्न अबाउट मुस्लिम माइनॉरिटीज। ठीक है, कि अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का क्राइम हो रहा है, तो दैट शुड बी रिजॉल्व इन अ लीगल मैनर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस मीटिंग के दौरान 7 एरियाज में अग्रीमेंट हुए हैं। 7 एरियाज क्या क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मेंशन्ड है, वाटर शेयरिंग, रेलवेज, साइंस एंड टेक, स्पेस, मीडिया एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखिए आगे हमने कोऑपरेशन पे क्या क्या बात कही है। ठीक है, एक तो बात की सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की है, फिर डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की है जो ऑलरेडी हमारा हो ही रहा है। ठीक है, बिल्ड टू बिल्ड रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात की है। अब यहाँ पर एक एग्रीमेंट की भी बात कर रहे हैं हम, कि एक ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है हम लेकर के आएंगे, और ये जो है ये आपका ये माना जा रहा है 2026 से ये लीस्ट डेवलप कंट्री से बाहर निकल आएगा बांग्लादेश। तो उसके पहले पहले जो है इसको हम जो है साइन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। ठीक है, हमारा प्रेजेंट बायलैटरल ट्रेड जो है बहुत अच्छा है बांग्लादेश के साथ, जो कि 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये फैक्चुअल चीज जो है आप लिख करके रख सकते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ पूरे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि सेम न्यूज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एडिटोरियल में कवर हो रही है। अगर आप एडिटोरियल और हेडलाइंस को अच्छे से कवर करेंगे तो आपका पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर जो है आर्टिकल में बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उसको कवर करने की कोशिश की है, कि जैसे कोविड-19 और यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, और रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है दोबारा से जो है हरकत में आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आगे आने वाले आगामी जो चुनाव है उसमें शेख हसीना की पार्टी के लिए बहुत डिफिकल्टीज हो। ठीक है, चलिए बस इतना ही है आज के न्यूज़पेपर में। कल फिर मिलेंगे।
हैप्पी लर्निंग गाइस, गुड डे।